स्वागत है एलियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 10th की पहले पार्ट का सेकंड पोर्शन हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम वियोजन रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और विस्थापन, द्विविस्थापन और अपसन उपसन यानी रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे। इसी के साथ ही कुछ पोर्शन जैसे विकृत गंधिता है, संक्षारण है, यदृष्ट लेपन, इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अगले पोर्शन में हमने वो पढ़ लिया था रिएक्शन, संतुलित समीकरण कैसे करना है और संयोजन अभिक्रिया। तो शुरू करते हैं वियोजन रिएक्शन। सबसे पहले बात करें वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि जैसे मान लो कोई एक अभिकारक है, उसका अब दो या दो से अधिक उत्पाद में डिवाइडेशन या टूट जाएगा, यानी अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटेगा। देखिए वियोजन अभिक्रिया को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम करेंगे ऊष्मा के आधार पर, और दूसरा करेंगे हम विद्युत वियोजन, और तीसरी बात करें तो वो करेंगे हम ऊष्मा विद्युत और प्रकाश वियोजन। और हम इन सब का प्रत्येक उदाहरण वाइज समझेंगे। सबसे पहले बात करें ऊष्मा वियोजन की, तो ऊष्मा वियोजन को हम अलग से लिख देते हैं ताकि ऐसी तरीके से समझ में आ जाए। ये हो गया वियोजन रिएक्शन। और वियोजन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऊष्मा की। बात करें ऊष्मा वियोजन की, तो हम इसके द्वारा जो ऊष्मा के द्वारा क्या क्या पदार्थ के अंदर परिवर्तन होता है या वियोजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बात करें यदि सुन्ना पत्थर की या फिर ग्रेनाइट की, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की या सुन्ना पत्थर की, तो सुन्ना पत्थर में जब इसके अंदर ऊष्मा प्रवाह की जाती है या फिर ऊष्मा प्रदान की जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कैसे? ये क्या है? बिना भुजा सुना है, बिना भुजा सुना, और ये क्या है? सुना पत्थर, और ये तो CO2 आप जानते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। जब फेरस सल्फेट को या फिर आयरन सल्फेट को लिख देते हैं, आयरन सल्फेट को ऊष्मा द्वारा वियोजन करने पर ये फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड और डाइऑक्साइड में वियोजन हो जाता है। ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है कि जब सुन्ना पत्थर को गर्म किया जाता है या ऊष्मा दी जाती है, तब वो कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे शून्य में टूट जाता है। इसी प्रकार आयरन ऑक्साइड को भी गर्म करने पर ही फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। बात करें यदि इसके रंग की, तो ये हरा रंग होता है जो ऊष्मा के द्वारा वियोजन होने के बाद भूरे रंग में चेंज हो जाता है। कैसे रंग में? भूरे रंग में। आगे आप क्लास 11 में इसके बारे में पढ़ोगे भी, भूरी वलय प्रेक्षण, विद्युत वियोजन। ये भी वियोजन का प्रकार है, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन के अंदर क्या होगा कि जब हम एक पदार्थ के अंदर धारा को प्रवाहित करेंगे, तो जो पदार्थ है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम इसके एक जल को उदाहरण लेते हैं। जैसे जल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बना हुआ है, इनको विद्युत वियोजन के द्वारा परीक्षण के तौर पर देखने पर हम एक लेंगे मग, इसके अंदर हम लगाएंगे दो रॉड और इसके ऊपर हम ढक देंगे, और यहां से हम एक 100 वोल्टेज बैटरी के द्वारा इसको जोड़ देंगे। ये मान लेते हैं ऑक्सीजन की, ये हाइड्रोजन की है, और इसके अंदर ये जल भरा हुआ है, ये इसके बीच की रॉड है।
जब हम इनके बीच में धारा प्रवाहित करेंगे तब जल का वियोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रूप में डिवाइड हो जाएगा। एनोड कैथोड के बारे में बात करें तो जैसे कोई बैटरी के है तो उसके दो सिरे होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। जो नेगेटिव ऋणात्मक सिरा होता है उसको बोला जाता है एनोड और जो पॉजिटिव होता है उसको बोला जाता है कैथोड। अब बात करें प्रकाश वियोजन की। तो सामान्य प्रकाश वियोजन जो हमारे पृथ्वी तल पर सूर्य से किरणें आ रही है उसी के द्वारा ही होगा। क्या होगा कि जब हम यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरण होती है, एसवी या अल्ट्रावायलेट किरण पाई जाती है, उसको डाला जाता है तो ये Ag और Cl में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगा AgCl2। और यहाँ पर हम सिल्वर ब्रोमाइड को लें तो ये भी हो जाएगा 2Ag प्लस Br2। लिखा जाता है श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। बात करें यदि एक रिवीजन के तौर पर तो सबसे पहले हमने पढ़ा उष्मा वियोजन के तौर पर हमने देखा सोना पत्थर को, जब सोना पत्थर को हम गर्म करते हैं या उष्मा देते हैं तो वो सोना या कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे शून्य में और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। बात करें विद्युत वियोजन में, जब जल का अपघटन हम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर करते हैं तो जल का अपघटन होता है जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। और प्रकाश वियोजन की बात करें जब सिल्वर क्लोराइड को अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा प्रदान करने पर सिल्वर और क्लोराइड वियोजन होता है, जिसको हम उदाहरण के तौर पर श्वेत श्याम फोटोग्राफी के रूप में उपयोग करते हैं। ये थी वियोजन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे उष्मा शेपी और उष्मा शोषी। तो सबसे पहले आपको बता दें उष्मा शेपी वह रिएक्शन होगी या वह अभिक्रिया होगी जिसके अंदर उष्मा या ऊर्जा बाहर निकलेगी। क्या होगा, यहाँ पर होगा उष्मा में उष्मा का उत्सर्जन, जबकि इसमें उष्मा की आवश्यकता होगी। पहला कारण तो याद रखना इसमें क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन। यदि आपको ये कभी कभार डाउट आने लगे उष्मा शेपी और उष्मा शोषी में किसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो याद रखना उष्मा शेपी। अपन मारवाड़ी में एक सीधा सा उदाहरण है थप्पड़ शेपी। जैसे हम थप्पड़ लगाते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा निकलती है, इसके कारण ये भी क्या है उष्मा शेपी के अंदर क्या होगा, उष्मा उत्सर्जन होगा। दूसरी बात करें कि उष्मा शेपी का हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। और इसको उष्मा शेपी अभिक्रिया की बात करें तो प्राकृतिक गैस यानी मेथेन का हम करेंगे अपघटन या जल के साथ रिएक्ट करेंगे। इसको लिख देते हैं मेथेन। यहाँ पर इसको प्राकृतिक गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस का प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है, यानी जलाना मतलब वायुमंडल कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, तो जलाया जाता है तो ये CO2 और जल और इसके साथ उष्मा का निष्कासन होता है। दूसरा उदाहरण देते हैं श्वसन के। देखते हैं श्वसन से हमें ऊर्जा का मिलती है। तो ऊर्जा क्या होता है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब इसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा मिलती है तब ये हो जाता है CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएंगे 6CO2 और 6H2O और यहाँ पर निकलेगी ऊर्जा। बात करें अब एक बार फिर से देखें तो उष्मा शेपी में उष्मा का उत्सर्जन होगा। बात करें जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं उदाहरण लिख देता हूँ एग्जांपल। तो मेथेन गैस को हम जलाने पर CO2 बनेगा, जल बनेगा, इसके साथ उष्मा बाहर निकलेगी। और एक श्वसन में देख सकते हैं हमको एनर्जी श्वसन के द्वारा मिलती है। इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर CO2 जल और अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है, जबकि इसमें उष्मा की आवश्यकता होगी। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। यानी जैसे मान लो दो व्यक्ति है जिसमें एक बहुत बड़ा शक्तिशाली है और एक दूसरा कमजोर है, निर्बल है। तो बड़ा व्यक्ति के द्वारा जो दुर्बल व्यक्ति है उसको हटाना, ये क्या है विस्थापन। क्या होगा, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटा देगा।
इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो एलियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नाम के टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर जाकर आप इस पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ ही इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हो। बात करें विस्थापन रिएक्शन की, तो अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें इसके अंदर, तो जब फेरस की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ की जाती है तो फेरस कॉपर सल्फेट, और इसका निर्धारण एक अलग तरीके से करते हैं। आपको बता दें कि आगे आप तीसरे पार्ट में आप पढ़ोगे एक सक्रियता श्रेणी। क्या है सक्रियता श्रेणी? जिसके अंदर तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और उसी अवरोध क्रम के व्यवस्था के आधार पर जो प्राप्त होती है श्रेणी, उसको बोला जाता है सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी के अंदर कम क्रियाशील तत्व और अधिक क्रियाशील तत्वों का निर्धारण किया गया है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व ऊपर है और कम है नीचे। जैसे फेरस का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करने पर यह हो जाता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कॉपर की अपेक्षा फेरस ज्यादा क्रियाशील है, जिसके कारण फेरस ने कॉपर का प्रतिस्थापन कर दिया। इसके कारण ये कौन सी रिएक्शन है? विस्थापन रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा कि यहाँ पर तो हम एक आयन के एक दूसरे में विस्थापित कर देते हैं, यहाँ पर अब क्या करेंगे? द्विविस्थापन में दो आयनों का अध्ययन करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर बेरियम क्लोराइड के साथ हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं, तब ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम। यहां पर देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करने पर यहां पर बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ प्लस सोडियम क्लोराइड। यहां पर यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? दो आयनों का आदान प्रदान, दो या दो से अधिक आयनों का विस्थापन। तो आप देख सकते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन केवल इतना अंतर है, विस्थापन में केवल एक आयनों का आदान प्रदान होता है, जबकि द्विविस्थापन दो या दो से अधिक आयनों का विस्थापन। हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशेषी। अब बात करेंगे हम क्या होता है अपक्षय, उपक्षय और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उपक्षयन, या फिर इसको बोला जाता है दूसरा ऑक्सीकरण। ये क्या होता है? यदि आप इसको 10th लेवल तक पढ़ना चाहते हो तो केवल दो फंडा याद रखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। क्या है? उपक्षयन या ऑक्सीकरण। और यदि आप कंपटीशन में देखते हो तो इसके लिए आपको ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना आना चाहिए। कौन सी? क्या? ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना आना चाहिए। लेकिन हम एक बार पहले 10th स्टैंडर्ड बात करें, जैसे ऑक्सीजन को जुड़ना। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कॉपर की जिंक के साथ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक, हमको ये रिएक्शन दी गई है। आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉपर अकेला है, और यहाँ देखिए कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, सल्फेट के साथ ये ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसका क्या हुआ? उपक्षयन या फिर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पर कॉपर देखिए एकदम नॉर्मल स्टेज था, मतलब अकेला था, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, जिसके कारण इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और अब हम पढ़ेंगे इसके साथ अपक्षयन क्या होता है, फिर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब बात करेंगे अपक्षयन। अपक्षयन ऑक्सीकरण का एकदम उल्टा है। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना।
ये परिभाषा नॉर्मल हर कोई जानता है, लेकिन कंपटीशन है वो आंसर नहीं सॉल्व कर पाता है, लेकिन 10 तक तो हो ही जाता है। जैसे मान लो स्वयं उदाहरण लेते हैं, कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ करवाते हैं, तो ये कॉपर सल्फेट और जिंक, ठीक है। इसमें पूछा जाता है निम्न में से ऑप्शन किसका हो रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, कॉपर है, और यहाँ पर देखिए कॉपर है। तो यहाँ पर कॉपर अकेला था और यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ है। यदि इसके अंदर ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका हो रहा है ऑप्शन, लेकिन यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन हट नहीं रहा है, जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन भी जुड़ा है तो नहीं जुड़ रहा है। तो जिंक को देखिए, यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ एकदम अकेला है, मतलब ऑक्सीजन हट गया, इसके कारण ये क्या है, ऑप्शन। ऑप्शन क्यों है, देखिए ZnSO4 यानी ऑक्सीजन के 4 अणु थे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक अकेला है, इसके कारण यहाँ ऑप्शन है। जबकि यहाँ कॉपर को देखिए, यहाँ अकेला था लेकिन कॉपर के साथ सल्फर और ऑक्सीजन के अणु जुड़ गए, इसके कारण ये क्या है, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। और आपको मैं एक बताना भूल गया है, ताकि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें हमेशा एक अवक्षेप प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। इसके कारण द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया को देख सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन दोनों साथ होते हैं, उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे मान लो आपको ये रिएक्शन दे दी, कि ये यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या ऑप्शन हो रहा है, तो इसमें आप देखिए, तो एक बार आप लिख दीजिए ऑक्सीकरण के लिए। ऑक्सीकरण तब हो सकता है, पहली कंडीशन ऑक्सीजन जुड़ना, दूसरी कंडीशन हाइड्रोजन हटना, तीसरी कंडीशन ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, यहाँ पर चौथी बात करें तो इलेक्ट्रॉन त्यागना। ये सब ऑक्सीकरण है। अब आपको एक डाउट हो गया कि सर ऑक्सीकरण याद करें ऑप्शन, तो आप केवल ऑक्सीकरण या फिर उपचयन ही याद रखिए, इसको ही याद रखना है, बाकी वाला अब यदि इसके उल्टा हो रहा है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यदि इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन को लड़ना नहीं, हाइड्रोजन भी लड़ना नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण देखिए, यहाँ पर कॉपर नॉर्मल स्टेज में और यहाँ पर +2 में, यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागा, इसके कारण ये क्या है, ऑक्सीकरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, ऑक्सीजन में वृद्धि होना, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन को जुड़ना, क्या है, ऑक्सीकरण है। अब आते हैं हम लास्ट और अंतिम टॉपिक पर। सबसे पहला है संक्षारण। ये क्या होता है, जब कोई धातु है या लोहा है, कोई भी चीज है जो लंबे समय तक पड़ी रहने पर क्या होता है, संक्षारित हो जाती है, यानी उसके ऊपरी लेयर है वो संक्षारित हो जाती है। जैसे साइंस की भाषा में संक्षारण बोला जाता है, जिसको हम कम करने के लिए या रोकने के लिए पॉलिश कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ा सकते हैं, यानी लंबे समय तक किसी धातु को पड़े रहने पर संक्षारित होने लगता है, इसी क्या बोला जाता है, संक्षारण। और दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, कब वो क्या होता है, जब कोई खाद्य पदार्थ है जो एक लंबे समय तक पड़े रहने पर उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है या फिर उनका स्वाद बदल जाता है, तो उसको बोला जाता है विकृत गंधिता। इसको रोकने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल लिखिए। सबसे पहले यदि मान लीजिए कोई खाने के पैकेट या कुरकुरे का पैकेट है, तो उसके अंदर अब नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी, कौन सी, नाइट्रोजन, ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रख सके। दूसरा, जो खाद्य पदार्थ है उसके ऊपर विशेष प्रकार के लेयर या बात करें विकृत गंधिता की, तो वायु के स्थान पर कौन सी, नाइट्रोजन गैस, दूसरी कौन सी, वायुरोधी बर्तन। तीसरी बात करें तो उसको फ्रीज में या शीतलित किया जाता है। शीतलन मतलब फ्रीज में रखकर भी आप इसको परिरक्षित कर सकते हैं। ये तो है विकृत गंधिता। एक होता है यदृश लेपन। जब हम किसी धातु पदार्थ को सुरक्षित रखने या फिर उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसके ऊपर मरकरी का लेपन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, यदृश लेपन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ ये इसका
PDF मैं आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आपको कैसा लगा? थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। और